Hello guys, welcome back to my YouTube channel Babita Chemistry Classes. This lecture is for +2 class, okay, and this is our 5th lecture. In last lecture क्या पढ़ा था भाई हमने लास्ट लेक्चर के अंदर नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन है ना। और फिर हमने क्या सोल्व किया था, वहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी सोल्व किए थे बहुत सारे, मैंने 10 न्यूमेरिकल्स के आसपास सोल्व करवाए थे आपको, ठीक है। तो आपने सोल्व कर लिए होंगे, कोई भी क्वेरी आपकी नहीं आई है, ठीक है। तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन हो ही चुका है, ओके। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, वो क्या है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज और सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठीक है। मेन जो टॉपिक है वो क्या है, सॉलिबिलिटी of gases and solids in liquids, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखो ये क्या है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज या फिर सॉलिड्स इन लिक्विड्स। लिक्विड दे दिया आपको कोई भी, ठीक है, कोई भी आपको लिक्विड गिवन है, इसके अंदर एक बार तो क्या ऐड करवाना है आपको, गैस, और एक बार क्या ऐड करवाना है आपको, सॉलिड ऐड करवाना है, ठीक है। तो ये कहता है कि क्या इफेक्ट आएगा उनके ऊपर, क्या इफेक्ट आएगा कि जब सॉलिड को हम किसके अंदर डिसोल्व कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर डिसोल्व कर रहे हैं, ठीक है। और फिर एक केस पढ़ेंगे कि जब गैस को लिक्विड के अंदर डिसोल्व किया जाता है, तो वो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो सॉलिबिलिटी ऑफ, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, इन लिक्विड्स। पहले किसको लेकर चलेंगे, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठीक है। किसकी सॉलिबिलिटी, सॉलिड्स की। सॉलिड को हमें किसके अंदर डिसोल्व करना है बेटा, लिक्विड्स के अंदर डिसोल्व करना है। तो इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, देखो सिंपल सी बात है। अगर हमारे पास एक गिलास पानी है, उसके अंदर हमें NaCl ऐड करना है। NaCl क्या है, सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, पानी क्या है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ओके। तो NaCl लिया हमने, NaCl को पानी के अंदर डिसोल्व करते जा रहे हैं, डिसोल्व करते जा रहे हैं, घुलता जा रहा है वो, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिसोल्यूशन कहलाएगा। थोड़ा सा NaCl लिया, फिर से ऐड कर दिया उसके अंदर, फिर से वो डिसोल्व हो गया, स्टिर कर दिया उसको, फिर से वो डिसोल्व हो गया, फिर से प्रोसेस कौन सा होता जा रहा है, डिसोल्यूशन होता जा रहा है, ठीक है। फिर से NaCl लिया, फिर से ऐड कर दिया, फिर से डिसोल्यूशन हो गया। लेकिन जब आप बार बार ऐड करेंगे तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी जब वो घुलना बंद हो जाएगा, NaCl जो है वो डिसोल्व होना बंद हो जाएगा। तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन स्टेट बोलेंगे, या फिर उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं बेटा, ठीक है। क्योंकि हमें पढ़ क्या रहे हैं, सॉलिबिलिटी पढ़ रहे हैं, किसकी, सॉलिड की, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। तो सारी टर्म्स का सीखना जरूरी है कि डिसोल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, कौन कौन सी टर्म्स को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला आता है डिसोल्यूशन, ठीक है, और फिर आता है क्रिस्टलाइजेशन, और फिर आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको टर्म्स का जो है वो पता होना चाहिए कि कोई भी सॉलिड को जब हम किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, किसी भी लिक्विड के अंदर जब हम डिसोल्व करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या क्या कंडीशंस आती है। मान लिया जाए कि यहाँ पे मैंने ले ही लिया, वाटर है, यहाँ पर मेरे पास एक बीकर है, इसके अंदर पानी ले रखा है मैंने, ठीक है, वाटर है, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या ऐड कर रही हूँ, NaCl के पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो NaCl के पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर ऐड होते चले जाएंगे, जब तक ऐड करेंगे वो ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। लेकिन एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब NaCl घुलना बंद हो जाएगा इसके अंदर, ओके। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। क्योंकि जब NaCl घुलना बंद हो जाएगा तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में ऊपर भी तो आ जाएगा ना, सरफेस के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्रिस्टल की फॉर्म में आ गया वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। और फिर उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोला जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कि जब ज़्यादा अमाउंट सॉल्यूट का ना डिसोल्व हो सके किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी डेफिनेशन लिख लो आप, ये इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है, द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन डिसोल्व, ठीक है, नो मोर सोल्यूट कैन डिसोल्व, मतलब और ज़्यादा अमाउंट जो है सॉल्यूट का वो डिसोल्व ना हो सके सॉल्यूशन के अंदर, तो वो क्या कहलाती है, कौन सी स्टेज कहलाती है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, सैचुरेटेड स्टेज कहलाती है। कि भी सैचुरेटेड बन चुका है सॉल्यूशन, अब उसके अंदर से उसके अंदर जो है और पार्टिकल्स हम डिसोल्व नहीं कर सकते। अगर डिसोल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में ऊपर आ जाएंगे, मतलब क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब कहता है कि भाई कौन कौन से ऐसे क्या है फैक्टर्स हैं
ठीक है, जो इसकी सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इनकी सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। किसकी सॉलिबिलिटी, जब NaCl को किस में डाला गया, पानी के अंदर, मतलब सॉलिड को किसके अंदर डाला गया, लिक्विड के अंदर, तो उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। लेकिन उससे पहले सॉलिबिलिटी क्या होती है, सॉलिबिलिटी हिंदी में बोलते हैं घुलनशीलता। क्या बोलते हैं, घुलनशीलता। सॉलिबिलिटी क्या होती है कि भाई 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर जो अमाउंट है सोल्यूट का वो कितना डिजोल्व हो सकता है, वो क्या कहलाती है, सॉलिबिलिटी कहलाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे आप इसकी, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इज कॉल्ड सॉलिबिलिटी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिबिलिटी बोलेंगे। क्लियर होगी बेटा ये बात। अब लिखो फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉलिबिलिटी। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहला फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट। ओके, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, पहले मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क्या फैक्टर है। पहला, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट और सोलवेंट का नेचर कैसा होना चाहिए बेटा, मिलता जुलता, लाइक डिजोल्व्स लाइक। ठीक है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, इस लाइन का बहुत गहरा मीनिंग है। ठीक है, लाइक डिजोल्व्स लाइक मतलब कि सेम चीज सेम में ही घुलेगी। ओके, पोलर चीज जो है, पोलर सब्सटेंस जो है वो पोलर सब्सटेंस के अंदर ही घुलेगा। नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर के अंदर ही घुलता है। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे, NaCl जो है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है। NaCl जो है पानी में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि NaCl कैसा है, आयनिक है, आयंस के अंदर ब्रेक हो जाता है। और वाटर जो है वो कैसा है, पोलर है, पोलराइज हो जाता है, पोल्स बन जाते हैं उसके। पोल्स मतलब कैसे, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि पोलराइजेशन क्या होती है। ठीक है, पढ़ भी रखा है आपने, 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। पोलराइजेशन या फिर पोल्स का बनना क्या होता है। पोल्स मतलब कि जो स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव के अंदर ब्रेक हो जाता है। कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा तो वो तो आयनिक होगा। जैसे NaCl है, NaCl का बॉन्ड आप ब्रेक करोगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा ना ये। ठीक है, लेकिन जो H2O है, H2O का कैसे ब्रेक होगा, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, स्लाइटली पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे कौन सा आएगा, स्लाइटली नेगेटिव। ठीक है, स्लाइटली टू नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 2 हाइड्रोजन होंगे ना यहाँ पर। ठीक है, इसलिए तो ये कहता है कि जो वाटर है वो भी पोलर है और जो NaCl है वो कैसा है, आयनिक है। ठीक है, तो इसके भी पोल्स बन रहे हैं। पोल्स मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव में तो सब्ट्रैक्ट हो ही रहा है ये, और ये जो पानी है ये भी पॉजिटिव नेगेटिव में, कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव बेशक से नहीं है, हल्का पॉजिटिव हल्का नेगेटिव है, लेकिन ये क्या हो सकता है, चार्ज में तो डिफ्रेंशिएट हो गया ना ये, तो जो ये चीज़ होगी वो इसके अंदर घुल जाएगी। मतलब आयनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो पोलर सब्सटेंस के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो लाइक डिजोल्व्स लाइक, जिनका नेचर सेम होगा वो क्या करेंगे, एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। तो NaCl जो है वो पानी के अंदर अच्छे से घुलता है एज कंपेयर टू बेंजीन। ठीक है, क्योंकि बेंजीन कैसी होती है बेटा, नॉन पोलर होती है। और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। बेंजीन क्या होती है, C6H6। ठीक है, तो इसमें जो NaCl है वो क्या होगा, डिजोल्व नहीं हो सकता। ठीक है, NaCl किस में डिजोल्व होगा, पानी के अंदर, क्योंकि NaCl का नेचर किससे मिलता है, पानी से मिलता है। जिसका नेचर जिसके साथ मिलेगा उसी के साथ ही तो बॉन्डिंग बनाता है ना। ठीक है, जिसके साथ जिसके विचार मिलते हैं, यही होता है अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी। ओके, जिसके साथ विचार मिलते हैं उसी के साथ जो बॉन्डिंग होती है वो अच्छी होती है। तो इसी प्रकार इनके कंपाउंड्स के साथ भी ऐसा ही है, जो कंपाउंड अच्छे से बॉन्डिंग बना सकता है, केमिकल रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है, तो उसके साथ वो क्या कर जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। ओके, लेकिन ये जैसे NaCl जो है पानी में अच्छे से डिजोल्व होता है, लेकिन वो बेंजीन में अच्छे से डिजोल्व नहीं होता। तो इसकी आप स्टेटमेंट खुद लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर ये लिखवा देती हूँ कि जैसे एग्जाम्पल लेकर, लाइक एग्जाम्पल, NaCl can dissolve in water as compared to benzene। ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का भी नाम लिख सकते हो आप, कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ही है ये, ईथर ले लो या फिर एसीटोन ले लो। ठीक है, उनके अंदर जो है ये डिजोल्व नहीं होगा। कौन, NaCl किस में डिजोल्व होगा, पोलर में। पोलर मतलब वाटर के अंदर अच्छा आसानी से डिजोल्व हो जाता है ये। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट।
ओके। अब सेकंड क्या आता है, सेकंड फैक्टर क्या रहेगा, प्रेशर का फैक्टर लगा लो आप, प्रेशर का लगा लो। तो जो प्रेशर है वो तो सॉल्यूट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा ना बेटा, तो प्रेशर का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, मतलब कि प्रेशर जो है वो उसको अफेक्ट नहीं कर सकता है सॉल्युबिलिटी को। तो प्रेशर डाल के यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सेकंड फैक्टर में क्या आ जाएगा, प्रेशर, प्रेशर, ठीक है। इट डज नॉट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट नहीं कर सकता, सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट ये नहीं कर सकता है, ठीक है। अब आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वो देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। साथ के साथ आप ये नोट कर लिया करो। चलो, थर्ड फैक्टर हमारे पास कौन सा है, टेम्परेचर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ सब्सटेंस तो ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर ही, और कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं जाता, ठीक है। मतलब उनकी जो कंडीशंस होती हैं वही चेंज हो जाती हैं विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। हाइड्रस से एनहाइड्रस फॉर्म भी आ जाती है उनकी, ओके। तो वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। तो टेम्परेचर जो है वो किस तरीके से इफेक्ट डालता है, तो लिखेंगे with increase the temperature, the solubility increases, decreases or remain unaffected, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं, तो देखो आप, जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दो सब्सटेंसेस whose solubility decreases with increase in temperature। बेटा आप कंफ्यूज नहीं होना, ये मैं विद के साइन लिए लगाती हूँ, साइन ये विद के लिए होता है, ठीक है। तो दो सब्सटेंस whose solubility decreases with increase in the temperature। तो ऐसे कौन से सब्सटेंस है, आपको सिर्फ एग्जांपल लिखना है, ठीक है। जैसे NaCl है, KCl है, ओके, आयनिक है तो जल्दी से ब्रेक हो जाएंगे, टेम्परेचर देते ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। सॉरी, सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी NaCl के केस में और KCl के केस में, ओके। नेक्स्ट आता है फिर सेकेंड, दो सब्सटेंसेस इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए ना, ठीक है। इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स जो है मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पानी के साथ कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे। जैसे NaCl का एग्जांपल ले लो, NaCl जो है वो आयंस के अंदर ब्रेक होगा, सॉल्युबिलिटी क्या करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से वो आयंस में ब्रेक हो गया, ठीक है। वाटर भी आयंस में ब्रेक हो गया तो आपस में कम्बिनेशन नहीं करना स्टार्ट कर जाएंगे वो, तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ओके। दो सब्सटेंसेस whose solubility decreases with increase in temperature। इसका एग्जांपल लिखेंगे आप, लिथियम सल्फेट, ठीक है। थर्ड कौन सा है, दो सब्सटेंसेस whose form is change, ठीक है, फॉर्म ही चेंज हो जाती है। देखेंगे जैसे एग्जांपल, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। अगर टेम्परेचर कर दिया 32 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो, Na2SO4, ठीक है, मोर देन 32 डिग्री सेल्सियस। और अगर टेम्परेचर कर दिया आपने बिलो 32 डिग्री सेल्सियस तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो, फर्दर इसके अंदर आ जाएगा। इसको फिर से लिख लो, अबव, ठीक है, 32 डिग्री सेल्सियस, ओके। ये ऐसा सब्सटेंस है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट 10 वाटर मॉलिक्यूल के लिए, कि अगर टेम्परेचर तुमने कितना कर दिया, 32 डिग्री सेल्सियस कर दिया, 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर दिया तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस से कम किया तुमने तो वो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, हाइड्रस की फॉर्म में आ जाएगा। इसको बोलेंगे हाइड्रेटेड, इसको बोलेंगे एनहाइड्रस, ठीक है। ये हाइड्रस सोडियम सल्फेट है और ये एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है बेटा, जब वाटर उसमें से रिमूव कर दिया जाता है,
ठीक है। तो ये कंडीशंस थी किसके लिए, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ये सारी बातें थी किसके लिए, जब हम सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं किसके अंदर बेटा, लिक्विड के अंदर। अब पढ़नी है हमें सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेनरी के द्वारा दिया गया था ये। ओके चलो क्या है नेक्स्ट, solubility of gases in liquid, ठीक है। solubility of gases in liquid, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है। ओके तो गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो आपको प्रेशर ज़्यादा लगाना चाहिए ना, प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही बढ़ जाएगी। अगर उसको तुमने टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर्स इसके अंदर भी पढ़ने हैं कि कोई भी गैस उसको जब हम किसके अंदर डिसॉल्व करेंगे, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी ही क्या होगी, क्या किसकी सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम होगा किसका, गैस का, किसके अंदर, क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इन क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, वो क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। द सॉल्युबिलिटी इज द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इन सीसी, ठीक है, दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, कि जो क्यूबिक सेंटीमीटर है या फिर 1 ml के लिए लगा लो आप, 1 ml सॉल्वेंट के अंदर कितनी वॉल्यूम किसकी, गैस की डिसॉल्व हुई, वो क्या कहलाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर्स लेते हैं हम, फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर आएगा वो क्या है, वही फर्स्ट वाला, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, ठीक है, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। मैं आपको बोल रही हूँ कि जैसे इसके अंदर क्या है, वाटर है, ठीक है, स्पीकर के अंदर क्या है, वाटर है, ठीक है। तो इस वाटर के अंदर कौन कौन सी गैसेस बता दी मैंने आपको, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, अमोनिया, देखिए अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है और HCl गैस है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाती है पानी के साथ। कौन कौन सी, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है और HCl है, ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगी किसके साथ, पानी के साथ। लेकिन गैसेज लाइक H2, Cl2, O2, N2 ये जो है डिसॉल्व नहीं होती किसके अंदर, पानी के अंदर। यहाँ भी वही नेचर आएगा बेटा, यहाँ भी कौन सा नेचर आएगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक वाला नेचर ही आएगा, क्योंकि वाटर फिर से पोलर हो गया है यहाँ पर, और ये क्या है तुम्हारे पास, ये भी कैसे हैं, पोलराइज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन कैसा है, कम है। सल्फर की ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, सल्फर की कम होती है। फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है, ठीक है। तो मतलब ये भी पोलराइज हो जाएंगे, और वाटर तो पोलराइज है ही है, पोलर है ही है, तो सेम चीज़ जो है वो सेम के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन ये क्या है, H2Cl2 ये कैसी गैसेज हैं, नॉन पोलर हैं, ओके। तो समझ में आई बात, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यहाँ भी आप एक लाइन लिख सकते हो, यहाँ भी कौन सा फंडा लगेगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गैसेज लाइक NH3, SO2, HCl can be dissolved in water, but gases like H2, Cl2, O2, देखो O2 का केस आती है दिमाग में, एक बात तो जाती है कि भाई जो अपना नेचुरल जो वाटर है, जैसे ओशियन वाटर है या सी वाटर है, रिवर वाटर है, उसके अंदर तो डिसॉल्व ऑक्सीजन है ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं डिसॉल्व हो सकती, जो ऑक्सीजन है उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है क्या करने की, डिसॉल्व होने की, ये कम एक्सटेंट तक डिसॉल्व होती है, मतलब ना के बराबर। लेकिन ये तो वो तो अलग से ही है ना, जो पानी है, लेक वाटर है या रिवर वाटर है, वो तो अलग से ही है कि भाई पानी के अंदर ऑलरेडी डिसॉल्व है, ठीक है। अब पानी लेकर उसके अंदर अगर ऑक्सीजन डिसॉल्व करनी पड़े तो वो नहीं हो पाएगी, होगी तो बहुत ही लेसर अमाउंट में होती है, ठीक है, लेस एक्सटेंट तक होती है। तो बट गैसेज लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन कैन बी डिसॉल्व्ड इन लेसर एक्सटेंट,
बहुत कम, इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा, ठीक है। तो यहाँ भी कौन सा कंसेप्ट लग गया हमारे पास, लाइक डिजोल्व्स लाइक, लिख लो बेशक से, बिकॉज NH3 SO2 gases are polar and water is also polar, वाटर भी तो पोलर है, ठीक है। तो इसलिए, और मतलब कॉम्बिनेशन डिसॉल्व होने का मतलब क्या है, सॉलिबिलिटी होने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन बनने का मतलब क्या है, कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। तो अमोनिया गैस जैसे ही पानी के अंदर जाएगी क्या बनाएगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ओके। अमोनिया जैसे ही पानी के साथ जाएगी, आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, नोट डाल के लिख लेना ये अलग से कि ये कंबाइन क्यों हुई बेटा, क्योंकि जो अमोनिया है वो जैसे ही पानी के साथ जाएगा वो बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अगर पानी के साथ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर पानी के अंदर डिजोल्व होगी, वो क्या बनाएगी, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। तो ये किसका कौन सा फैक्टर था, फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ द गैस एंड द सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर क्या आ सकता है तुम्हारे पास, टेम्परेचर का देखो, टेम्परेचर आप जानते हो सभी कि गैसेस की जो सॉलिबिलिटी है लिक्विड के अंदर, विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉलिबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। लिख दो फिर यहाँ पे, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस decreases with increase in temperature, ठीक है। तो दो फैक्टर हो गए। अब जो नेक्स्ट फैक्टर हमें पढ़ना है वो कौन सा है बेटा, प्रेशर का, जो एक स्पेशल साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, उसका नाम था हेनरी, ठीक है। हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। डिफाइन हेनरी लॉ एंड राइट इट्स एप्लीकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको नोट डाउन करो, फिर करवाती हूँ मैं। चलो ड्रॉप कर देते हैं। क्या है थर्ड फैक्टर, क्या देखना है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आप जानते तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, अगर हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एक साइंटिस्ट था हेनरी, ठीक है। हेनरी साइंटिस्ट ने ये कहा था कि आप जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ही जो गैस है उसका जो मास है वो डिसॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ओके। इसके अंदर लिख लो, इट वॉज गिवन बाय हेनरी, ठीक है। हेनरी साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। तो क्या कहा था हेनरी ने, अकॉर्डिंग टू हेनरी, द मास ऑफ एनी गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है बेटा, पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ठीक है। तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ओके, कैपिटल P लेंगे इसको, M इज इक्वल टू K इंटू में P, ठीक है। और K क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। K क्या है, कांस्टेंट, ओके। K क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन फिर एक साइंटिस्ट आया डाल्टन ने बहुत सारी गैसेस को मिक्स कर दिया आपस में, फिर उसने बताया कि जो टोटल पार्शियल प्रेशर होगा वहाँ पर वो सभी गैस के प्रेशर, मतलब जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो किसके बराबर आएगा, पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ऑल द गैसेस, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन चेंज कर दी गई थी। फिर ये जो हेनरी था ना, इसने फिर से डेफिनेशन चेंज कर दी कि जो सॉलिबिलिटी होगी किसकी, किसी भी गैस की, किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है, वो जो सॉलिबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके पार्शियल प्रेशर के, किसके डायरेक्टली होगी, वो पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। और सॉलिबिलिटी को इसने किससे डिनोट किया, फिर मोल फ्रैक्शन से। तो सेकंड डेफिनेशन भी लिख लो इसकी, सेकंड डेफिनेशन क्या होगी, द solubility
ऑफ एनी गैस, यहाँ पे लिख लो ब्रैकेट में, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। सॉल्युबिलिटी किस टर्म में लिया उसने? मोल फ्रैक्शन की टर्म में, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द partial pressure of a gas, ठीक है, at particular temperature, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बनाओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, ठीक है। इसको सोल्व आउट करेंगे तो x इज इक्वल टू k डैश इंटू में p, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट k आ गया ना, ठीक है। इसको स्मॉल k बनाओ बेटा, स्मॉल k, तो एक के ऊपर आ गया तो इसको मैंने क्या लिख दिया? k डैश लिख दिया, ओके। अब p अगर हम कैलकुलेट करते हैं p, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 अपॉन में k डैश मल्टीप्लाइड बाय x, ये होगा ना। अब इसको एक अलग से नाम दे दिया कि 1 अपॉन जो k डैश होगा ये अलग से होगा हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। दिस इम्प्लाइज p इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाय x, ये इक्वेशन आई अब की बार उसके पास। P इज इक्वल टू KH इंटू में x, ठीक है। और KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट। KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। और x क्या है? मोल फ्रैक्शन। और P क्या है? पार्शियल प्रेशर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आप लिख भी लो बेशक से, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आता है, CBSE हो या HBSE हो, ठीक है। दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हेनरी लॉ क्या था, उसकी एप्लीकेशंस क्या थी। तो हेनरी लॉ ये था, मेन ये वाली टर्म चलेगी बेटा, ओके। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करेंगे, वो इसी के अकॉर्डिंग आएगा कि जो पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन के। डायरेक्टली का निशान हटाएंगे तो हेनरी कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू आपको हमेशा क्या होगी? गिवन होगी। तो हेनरी कांस्टेंट जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं भी गिवन है, ठीक है, इसको हेनरी लिखो, हेनरी कांस्टेंट, ओके। हेनरी कांस्टेंट है ये, और ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। ये क्या है? पार्शियल प्रेशर। तो हम इसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी। अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है बेटा? यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो KH है, KH जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? सोल्युबिलिटी के। यही हुआ ना कि जो KH है इसको मैंने क्या ले दिया? KH, अगर मैं KH को इधर रखूंगी, x को इधर लेके आऊंगी तो डिवाइड में आ जाएगा नहीं, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या कैसा आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में मैं लिखवाती हूँ, इसको नोट डाउन करो एक बार जल्दी। ये जो इक्वेशन है इससे हमें 2-3 बातें सीखने को मिलती हैं। क्या है हमारे पास? देखो इक्वेशन मैं फिर से लिखती हूँ। क्या इक्वेशन आई थी? P इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है। फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कंक्लूड दैट, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर मुझे KH निकालना हो तो क्या हो जाएगा? P अपॉन में x आ जाएगा ना। तो KH और x कैसे हो गए? इनवर्सली हो गए। अगर KH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही लाइन यहाँ पर लिखनी है आपको। इस इक्वेशन से आपको क्या कंक्लूजन मिला? विद इंक्रीज द KH, द वैल्यू ऑफ KH, द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी? डिक्रीज। और जो KH की वैल्यू है वो बढ़ती है विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। और क्या पता चला आपको? विद इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेस, ठीक है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि इंक्रीज की डिक्रीज कितना हो रही है, वो KH की वैल्यू आपको देगा न्यूमेरिकल्स के अंदर। लेकिन ये कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी था कि जो KH की वैल्यू है, ठीक है, अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो KH बढ़ जाएगा। इससे एक चीज़ तो
आएगी यहाँ पर देखना आप कि मैं इसको इस फॉर्म में लिख देती हूँ कि जो KH है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो KH बढ़ रहा है ना, तो KH जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के, ठीक है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया सॉल्युबिलिटी के। ये क्या है, सॉल्युबिलिटी, ये चीज़ था ना, सॉल्युबिलिटी ली थी ना हमने मोल फ्रैक्शन को। अब देखो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा KH बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा KH बढ़ेगा, ठीक है, KH बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तभी कहा जाता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर के अंदर अच्छे से सर्वाइव करते हैं, ठीक है, कोल्ड वाटर जो होता है उसके अंदर अच्छे से सर्वाइव करते हैं। क्यों बेटा, अगर कैसा होगा, पानी कैसा होगा, गर्म होगा, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो KH की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, KH की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी, गैस की कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आपको क्या पता चला, क्या पता चला, इसको अलग से हाईलाइट करके लिख देना आप, या फिर नोट बना के लिख लो। दैट्स वाई aquatic animals more survive in cold water as compared to hot water, ठीक है, या फिर कोल्ड कंडीशंस भी लिख लो आप, कोल्ड वाटर या फिर कोल्ड कंडीशंस, ठीक है। कोल्ड कंडीशंस के अंदर ज़्यादा सर्वाइव करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, लेकिन जब हॉट कंडीशंस होती हैं तो वो क्या कर जाते हैं, मतलब कि मर जाते हैं, ठीक है, डाई हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जो है वो पानी के अंदर कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी तो बस उनको सांस लेने में क्या होगी, प्रॉब्लम होती है, ओके। तो इसलिए क्या होता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अच्छे से। होगी बात यहाँ तक क्लियर। अब इसकी कुछ लिमिटेशन भी थी कि जो हेनरी था ना वो सिर्फ लो प्रेशर के ऊपर ही था, प्रेशर कैसा होना चाहिए, कम प्रेशर ही होना चाहिए, ठीक है, और टेम्परेचर भी कैसा होना चाहिए बेटा, इसके लिए कम होना चाहिए। लेकिन इसकी एप्लीकेशंस भी थी। एप्लीकेशंस क्या थी, इसकी एप्लीकेशन ज़्यादा पूछी जाती है बेटा। एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या लिख सकते हो, इट इज़ यूज्ड इन द बेवरेजेस, जो ड्रिंक्स बेवरेजेस होते हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं उसमें हाई प्रेशर से क्या डाली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो वो हेनरी ने ही बताया ना कि जितना प्रेशर आप अप्लाई करोगे उतनी उस गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो उसके अंदर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे, एप्लीकेशन है। नेक्स्ट इसका फर्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे एप्लीकेशंस में, इन कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, और बेवरेजेस, ठीक है, और क्या, और कहाँ पे यूज होते हैं, एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड। आपको पता है कि ऊपर जो है होता है वो ऑक्सीजन का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कैसा होता है, कम, ठीक है। तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके अंदर जो थिंकिंग पावर होती है वो कम होती है, सोचने की शक्ति उनके अंदर कम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो ब्लड के अंदर अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाकर प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी थिंकिंग पावर कैसी होती है, कम होती है। इसलिए उस डिजीज़ का नाम है, पर्टिकुलर डिसऑर्डर का नाम है अनोक्सिया। वहाँ के लोगों को अनोक्सिया ज़्यादा होता है, ठीक है। तीसरी क्या लिख सकते हो, इन डीप सी डाइवर्स, जो डाइवर्स होते हैं जो सी डाइविंग करते हैं, ठीक है, वहाँ पर होती है, इसका यूज़ किया जाता है, ओके, हाई एल्टीट्यूड के ऊपर यूज़ किया जाता है। तो ये क्या थी, इसकी एप्लीकेशंस थी, हेनरी लॉ और इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है ये, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसको लिख के देखेंगे ताकि आपको ये याद हो जाए। जो ये है अपना 10th +2 का जो CBSE बोर्ड है या हरियाणा बोर्ड है, दोनों के अंदर ये जरूर पूछा जाता है, 3 मार्क्स में और 2 मार्क्स में, ओके। इस लेक्चर में इतना ही था, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।